नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के वीडियो में हमने ज्यामिति ज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था और बहुत ही सरल भाषा में उसको समझने की कोशिश की थी। जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले तो समतल और वक्रतल को समझा था कि वो क्या होते हैं। हमने ये भी देखा था कि ठोस जो समतलीय आकृतियाँ हैं वो कौन-कौन सी होती है या उनकी क्या विशेषता होती है। इसके साथ ही हमने मूलभूत जो ज्यामिति जो रचनाएँ थी जैसे बिंदु है, रेखा है, किरण है, रेखाखंड है या कोण जो है वो क्या होते हैं उनको भी हमने बहुत ही सरल भाषा में समझा था। साथ ही एक जो वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि कोण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा था कि भई विभिन्न प्रकार की जो रेखाएँ है, चाहे वो समांतर रेखा हो, चाहे वो तिर्यक रेखा हो, चाहे वो प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो उनके द्वारा जो भी कोण बनते हैं तो वो कोण कौन-कौन से बनते हैं, उन कोणों में आपस में संबंध क्या है, कौन-कौन से कोण बराबर होते हैं। और हमने जो कुछ जो वीडियो थे उनमें हमने उन पर आधारित कुछ प्रश्न भी थे जो कॉम्पिटिशन में आने लायक थे। उन प्रश्नों पर भी हमने बहुत ही अच्छा चर्चा की थी। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं आपके कॉम्पिटिशन से संबंधित, उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही निवेदन रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर भी करें ताकि जो आपके साथी जो है जो आपकी ही तरह तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसी तरह का बेनिफिट मिलता रहे। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे जो नया जो चैप्टर है हमारे सामने कि लंबाई, भार और धारिता मापन। तो ये जो तीन जो चीजें हैं कि लंबाई को कैसे मापते हैं या भार को कैसे मापते हैं या धारिता जो है उसका मापन किस तरह से किया जाता है। वैसे देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है तो आप इसको कहीं भी इग्नोर नहीं करें कि ऐसा चैप्टर है इसको तो अधिक पढ़ने से क्या मतलब है। लेकिन देखिए इनमें भी टॉपिक में जो दिया वो रियल में हमको भार मापना या लंबाई मापना या धारिता मापना नहीं है, बल्कि हमको जो है इसकी जो मानक जो इकाइयाँ है उन इकाइयों में आपस में क्या संबंध है उसको हमको समझना है। एक इकाई को दूसरी इकाई में कैसे बदलते हैं वो चीज सारी हमको इसमें समझनी है। तो आप वीडियो के साथ बने रहे और कहीं भी वीडियो को आप स्किप नहीं करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो वीडियो की शुरुआत हम अपने चैप्टर जो है उसके पहले बिंदु से करते हैं। पहला जो बिंदु है उसमें हमें क्या करना है, लंबाई मापन के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो इस बिंदु के अंतर्गत हम दो चीजें पर चर्चा करेंगे। एक तो हम उसकी मानक इकाइयों को समझेंगे कि वो कौन कौन सी है, साथ ही हम ये देखेंगे कि उनमें आपस में क्या संबंध है। तो ये दो चीजें हमें इस पर डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो बात यही आती है कि देखिए जब ये इकाई में जोड़ा गया है कि मानक इकाइयां ही हमें इसकी चर्चा करनी है, तो पहले तो हम ये देखेंगे लंबाई की आखिर इकाइयां होती कौन कौन सी है। क्योंकि देखिए जब तक हमारे दिमाग में क्लियर होगा ही नहीं तो अगर आपकी जो एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाएगा तो ऑप्शन में कुछ हो सकता है कि वहां मानक इकाई के साथ में अमानक इकाई भी दी हुई हो, तो वो हमें पहचान तो करनी पड़ेगी, तभी जाके हम उस प्रश्न का सही ऑप्शन हम ढूंढ पाएंगे। तो सबसे हम थोड़ी सी बिल्कुल छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि मानक इकाई कौन सी होती है और अमानक इकाइयां कौन सी होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमेशा से ही मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हम जब भी चर्चा करें तो कुछ भी ऐसी छोटी चीज को भी नहीं छोड़े कि जिससे हमें थोड़ा भी दिमाग में हमारा कन्फ्यूजन रहे। तो हम इसको चर्चा करें कि भाई मानक इकाई और अमानक कैसे होती है। तो मानक तो सीधा इसका सीधा सही अर्थ है जो सभी जगह मान्य हो। ठीक है, और अमानक है जो सभी को मान्य नहीं होती है, यानी कुछ लोग ही उसको मान सकते हैं। अब देखिए ऐसी बात आती है, ये कौन सी बात है जो मानने वाली है और कौन सी बात है जो सभी को मानने वाली नहीं है। तो अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं बोर्ड पे एक लाइन एक रेखाखंड बना रहा हूँ। ठीक है, हम इस रेखाखंड में हम ये मान लेते हैं, मान लो ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। हम यही मान लेते हैं कि मेरे पास एक इतना बड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा है। अब अगर ये कहा जाए कि मेरे सामने अगर जैसे तीन व्यक्ति खड़े हैं और उनको मैं ये कहूँ कि इस लकड़ी की लंबाई जो है वो मुझे माप के बताइए। ठीक है, तो अब हो सकता है देखिए अब उनके पास में स्केल वगैरह नहीं है तो वो इसको कैसे माप के बता सकते हैं। तो उनके पास में बहुत सारे ऐसे जो अमानक जो इकाइयां है जिससे वो इस लकड़ी को या जो लाइन जो है या फिर दूरी है उसको माप के वो बता सकता है। अब वो कौन कौन सी इकाइयां हैं, जैसे अगर उसको वो हो सकता है कि वो अपनी अंगुल से इसको मापे। ठीक है, या हो सकता है कि वो बालिश से माप सकता है। ठीक है, ये तो एक छोटी सी चीज है तो उसको जैसे अंगुल से या बालिश से अपन उसको माप सकते हैं। या अगर बड़ी चीज है या जैसे यहाँ से कोई दूरी अगर पूछूं मैं तो दूरी को वो हो सकता है कि अपने कदम से माप सकता है। ठीक है, या हाथ से माप सकता है, कुछ ऐसी चीजें जिनको पूरे हाथ से भी माप सकते हैं। तो ये जो इकाइयां जो मैंने जो लिखी है, अब देखिए इनको अमानक इकाइयां क्यों कहते हैं ये भी तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये रियल में अमानक इकाई क्यों है। अब देखिए मैंने क्या जो अपने शुरुआत जो की उसमें यही कहा है कि जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है या एक रेखाखंड दी हुई है, इसको अगर मैं ये कहूँ कि आप माप के बताइए। मेरे सामने अगर तीन व्यक्ति खड़े हैं और उनको अगर मैं कहूँ कि आप अपने अंगुल से इसको मापिए तो हो सकता है कि क्योंकि सबकी देखिए अंगुलियों की साइज तो एक जैसी नहीं हो सकती। तो अगर वो जैसे मैं
अपने अंगुलों से इसको नापूं तो मेरे तो ये देखिए 2 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 और 4 कितने हो गए 12, और 12 और ये 2 लगभग 14 अंगुल की ये आ रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये कितने आ रही है 14 अंगुल आ रही है। अब इसी जो रेखाखंड है या इस लकड़ी का जो टुकड़ा है, अगर इसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति नापे तो जरूरी नहीं है कि उसके भी वो 14 अंगुल ही हो। अगर उसकी अंगुलियां अगर मेरे से चौड़ी हो सकती है तो हो सकता है वो 12 अंगुल में ही उसको पूरा नाप ले, और अगर मेरे से पतली हो तो हो सकता है उसके 15 अंगुल भी हो जाए। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर देखिए एक ही जो वस्तु है उस वस्तु के अलग अलग माप आ गए 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन ये तो नहीं कह सकते कि मैंने जो नापा है वो गलत है, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि दूसरे व्यक्ति ने नापा वो उसका मान गलत है, या जो तीसरा व्यक्ति जो नाप रहा है तो वो गलत नाप रहा है। देखो तीनों का तरीका तो बिल्कुल एक ही है और एक ही इकाई से वो माप रहा है, सभी किससे नाप रहे हैं अपने अंगुल से नाप रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम अमानक इकाई कहते हैं, क्योंकि ये सभी जगह मान्य नहीं होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग होता है अर्थ। ठीक है, तो सारे इनके अलग अलग आंसर आ सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम अमानक इकाइयां। ठीक, तो ऐसे जैसे अंगुल है या बालिश से जो नापते हैं हम, ये जो बालिश है जैसे ये 1 2 अगर बोर्ड को नापना हो तो इस बालिश से अपन नाप सकते हैं, तो ये बालिश है। या कदम से जो नापने दूरी नापनी है, जैसे यहाँ से लेकर किसी एक स्थान की दूरी नापनी हो तो अलग अलग व्यक्तियों के कदम की दूरी अलग अलग हो सकती है, या हाथ से नापना हो तो हाथ की लंबाई भी छोटी बड़ी हो सकती है। तो ये जो सारी चीजें ये सारी है अमानक इकाइयां। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जब ये अमानक है तो फिर मानक इकाइयां कौन सी होती है? जब देखिए किसी भी चीज को नापने की जब इस तरह की समस्या आ जाए कि एक के तो अंगुल ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है, तब इसको बिल्कुल एक व्यवस्थित रूप से इसको नापने के लिए हमने एक प्रमाणित इसकी एक लंबाई के लिए एक इकाइयां मान ली इनकी। ठीक है, वो जो इकाइयां होगी अब उस इकाई से जब इसको नापते हैं तो ये सारी जो लंबाई है वो चाहे कोई भी व्यक्ति नापे, आपकी वो लंबाई वो हमेशा बराबर ही आएगी। ठीक है, अब इसी लंबाई को अगर मैं अगर स्केल से नापूं, क्योंकि स्केल हमारी एक मानक इकाई है। ठीक है, तो उससे हम नापे तो स्केल जो है, स्केल में क्या होगा, बिल्कुल सिंपल से हम जानते हैं उसमें सेंटीमीटर और इंच लिखे हुए होते हैं। तो अगर मैं अगर सेंटीमीटर से इसको नापूं तो हो सकता है ये मेरे इस स्केल को मैं नापूं तो मेरे जैसे ये 21 सेंटीमीटर हो रही है लगभग। ठीक है, मैंने कोई अधिक एक्चुअल नहीं लिखा है, एक अंदाज से मैं बता रहा हूँ कि ये शायद हो सकता है कि 21 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर हो सकता है। ये अगर मैं नापूं तो भी वो 21 सेंटीमीटर ही होगी। अगर वो कोई दूसरा व्यक्ति अगर इसको नापेगा, चाहे बोले ये स्केल नहीं पे दूसरा स्केल भी अगर वो ले आए, अपना स्केल भी नापेगा तो भी उसके वो कितना आएगा 21 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि हमने इसकी लंबाई का एक मानक रूप हमने तय कर दिया है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी, वो हमेशा के लिए फिक्स हो गई है। अब चाहे वो दूरी हम चाहे राजस्थान में नापे तो भी उतनी होगी, चाहे उसको गुजरात में नाप ले तो भी उतनी होगी, चाहे हम भारत से बाहर किसी देश में नाप ले, तो सभी देशों में जो सभी जगह जो एक मानक जो हमने लंबाई लेंथ जो मान ली है वो कहलाती है इनकी मानक इकाइयां। ठीक है, ये तो एक बेसिक जानकारी। अब चलिए अपन ये देख लेते हैं कि लंबाई की मानक इकाइयां कौन कौन सी है और उनमें आपस में क्या संबंध है। आगे बढ़े तो अब हम लंबाई मापने की जो मानक जो इकाइयां है उनको हम एक बार समझ लेते हैं कि वो कौन कौन सी है। तो सबसे छोटी जो मानक इकाई है, जो भी अपन ने चर्चा की थी, इसकी मानक इकाई कौन सी है लंबाई मापने की, अलग अलग देखिए पद्धति अब इसकी अलग अलग है, एमकेएस पद्धति भी अलग है, सीजीएस पद्धति भी है, सभी पद्धतियों में अलग अलग मानक इकाइयां है। लेकिन हम जो अभी जो अपने जो मैथ्स में जो मेन जो आ रही है इकाइयां, उन्हीं के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, कौन सी पद्धति जो हमारे लागू हो रही है इसमें। ठीक है, तो लंबाई मापने की सबसे जो छोटी इकाई है वो है मिलीमीटर। कौन सी है? मिलीमीटर। अब देखिए मिलीमीटर कौन सा होता है, सभी जानते हैं अच्छी तरह से। जो हमारे हम जो जरूरी जो स्केल यूज करते हैं, बिल्कुल छोटा सा जो स्केल आता है 15 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, 0 है, ये 15 सेंटीमीटर बिल्कुल छोटा सा स्केल आता है, जिसके एक तरफ तो सेंटीमीटर लिखे हुए होते हैं और दूसरी तरफ जो है अगर आप देखें तो उसमें थोड़ी इससे दूरी बनी हुई होती है और वो 6 तक वो लिखे हुए होते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा जो स्केल आ रहा है बिल्कुल इतना सा उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें एक तरफ तो क्या लिखे हुए होते हैं सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ जो लिखे हुए होते हैं वो क्या होते हैं इंच। ठीक है, अब देखिए ये सेंटीमीटर वो कहाँ तक लिखे हुए, 15 तक लिखे हुए, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 5 इस तरह से लिखे हुए होते हैं। तो ये एक जो सेंटीमीटर की जो दूरी है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके अपन समझ लेते हैं। ये जो स्केल है और ये पहला जो बिंदु वो तो कहीं से 0 हो गई। अब यहाँ से देखिए ये जो 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है, ठीक है, मैं इसको बहुत बड़ा बनाया, वैसे 1 सेंटीमीटर छोटी दूरी होती है, तो इनके बीच में जो है इनके कुछ और भाग किए हुए होते हैं। कितने भाग है सभी जानते हैं अपन कि 1 सेंटीमीटर के कुल मिलाकर 10 भाग किए हुए होते हैं, यानी उस 1 सेंटीमीटर का भी 10वां भाग जो होता है वो कहलाता है 1 मिलीमीटर। वो क्या कहलाता है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो इकाई है वो कौन सी छोटी इकाई है, वो कौन सी है? मिलीमीटर। जब ये 10 मिलीमीटर इकट्ठे होंगे तब जाके वो जो दूरी बनेगी 10 मिलीमीटर से, वो बनती है, कितनी बनती है? 1 सेंटीमीटर की। कितनी दूरी बनेगी? 1 सेंटीमीटर की।
तो ये लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई तो कौन सी होगी? अगर हमारा प्रश्न आ जाए कि लंबाई मापने की सबसे छोटी जो मानक इकाई वो कौन सी है, तो वो है मिलीमीटर। अब मिलीमीटर कितने मिलीमीटर होंगे? जब 10 मिलीमीटर ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये 10 मिलीमीटर, तब जाके वो 1 सेंटीमीटर बनता है, इतना सा। ठीक है। अब देखिए हमारी जो ये जितनी भी ये मानक इकाइयों की जो पद्धति है वो 10 के गुणांक में चलती है। इसके गुणांक में चलती है, 10 के गुणांक में चलती है। इस 10 के गुणांक में ये जो पूरी पद्धति है आपस में संबंध भी अपन ज्ञात करेंगे, तो 10 के गुणांक में ज्ञात करेंगे। अब जो 10 सेंटीमीटर जो है, अगर मैं 10 सेंटीमीटर का समूह बना दूं, तो 10 सेंटीमीटर मिलकर क्या बनेंगे, उसका जो एक विशेष नाम दे दिया गया है। हर जो 10 इकाई जो है उसको एक नया नाम दिया हुआ है। ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर जो बनते हैं, उस 10 सेंटीमीटर जब मिलते हैं उसको कहते हैं 1 डेसीमीटर। क्या कहते हैं इसको? 1 डेसीमीटर। ठीक है। इसी तरह से अब जब 10 डेसीमीटर जब इकट्ठे हो जाएंगे, 10 डेसीमीटर की जो दूरी है, पहले तो देखिए 1 डेसीमीटर कौन सा हुआ? ये जो स्केल है इसमें 1 से लगाकर 10 तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है 10 सेंटीमीटर की, इस दूरी को कहते हैं 1 डेसीमीटर। क्या कहते हैं इसको? 1 डेसीमीटर। ऐसे ऐसे 10 डेसीमीटर जब इकट्ठे हो जाएंगे तब उसको कहते हैं हम 1 मीटर। क्या कहेंगे इसको? 1 मीटर। अब देखिए इसको थोड़ा अपन और अच्छे से समझे कि देखिए कितने डेसीमीटर मैं कह रहा हूं? 10 डेसीमीटर। ठीक है। और 1 डेसीमीटर का मतलब क्या होता है? 1 डेसीमीटर का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर। यानी इस 1 डेसीमीटर की जगह मैं ये लिखूं 10 सेंटीमीटर है। कितने है ये? 10 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ, 10 का 10 से गुणा कर दिया, यानी 100 सेंटीमीटर जो है, जब 100 सेंटीमीटर हो गए तब जाके वो 1 मीटर बनता है। ठीक है। ये जो चीज है ये हमें जब दिमाग में आ जाएगी अच्छे से, तब हम इनके आपस में जो संबंध है उनको हम अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, हमें ये अगर मैं चाहता तो आपके सामने मैं सारी मानक इकाई एक साथ लिख देता और उसके सामने जो उसका संबंध है वो भी लिख देता और सीधा आपको ये कह देता कि भाई 1 सेंटीमीटर में इतने मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में इतने मीटर होता है। ये सारे मैं लिख के आपको केवल 5 मिनट में इसको पूरा इतिश्री कर देता और आपको शायद हो सकता है या तो उसको याद करना पड़ता या आप उसको शायद रटने की कोशिश करते। और देखिए हमारा उद्देश्य तो यही रहता है कि हम कहीं पर भी रटने की तरफ या उसको याद करने की कोशिश नहीं करें, उसको थोड़ा समझने की कोशिश ज्यादा करेंगे तो बेहतर रहता है। तो इसी चीज को अपन समझेंगे अच्छे से कि ये आपस में इकाई जो संबंध हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रश्न आएंगे वो इतने सिंपल तो आएंगे नहीं कि सीधा ये पूछेगा कि भाई आप ये बताइए कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होता है। इतना सिंपल तो आएगा नहीं। वहां पर हमें कुछ इकाइयां दी हुई होगी, उसको अपन को दूसरी इकाई में बदलना भी पड़ेगा। तो हमें जब इनके संबंध अच्छे से समझ में आ रहे होंगे तभी हम उन प्रश्नों को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते ये तो कहां तक पहुंच गए अपन? 1 मीटर तक। अब देखिए अगली इकाई जो है कितने? 1 मीटर हो गए। अब यहां से अपन आगे बढ़े, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है। यहां तक अपन पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए हमने? जब 10 डेसीमीटर हुआ तब जाके वो क्या बन गया? 1 मीटर बन गया। अब 10 मीटर जब होंगे, 10 मीटर की जो दूरी है, उस 10 मीटर की दूरी को क्या कहते हैं? 1 डेकामीटर। क्या कहते हैं इसको? 1 डेकामीटर। अब इसी तरह से आगे बढ़ो, जब 10 डेकामीटर होंगे, 10 डेकामीटर होंगे तब जाके वो क्या बनेगा? उसको कहते हैं 1 हेक्टामीटर। अब हेक्टा का मतलब क्या होता है? 100। किस लिए होता है? तो देखिए 10 डेकामीटर, जैसे आपने सेंटीमीटर को देखा है, तो 10 डेकामीटर, डेकामीटर का मतलब 10 मीटर होता है, तो 10 का 10 से हम गुणा कर दिए, यानी कितने हो जाएंगे वो? 100 मीटर। यानी 100 मीटर की जो दूरी है उसको कहते हैं 1 हेक्टामीटर। ठीक है। और अब जब आगे बढ़े हम, तो 10 जब हेक्टामीटर होंगे, कितने? 10 हेक्टामीटर की जो दूरी है वो दूरी कहलाती है 1 किलोमीटर। ठीक है। यानी 10 हेक्टामीटर होंगे तब जाकर क्या बनेगा? 1 किलोमीटर बनेगा। अब अपन हेक्टामीटर को अगर 10 से गुणा करें तो क्या बनेंगे? डेकामीटर बनेंगे। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 100 डेकामीटर हो तब जाके वो 1 किलोमीटर बनता है। अगर ये कहूं तो भी मेरा आंसर सही है। और अगर डेकामीटर को मैं मीटर में बदलना चाहूं तो क्या होता है? अपन जानते हैं कि 10 मीटर होते हैं तब जाके वो 1 डेकामीटर बनता है। इसको 10 से और गुणा कर दीजिए, यानी अगर मैं 1000 मीटर की दूरी जो है वो उसको लिखूं तो वो होगी 1 किलोमीटर के बराबर। ये इतनी दूरियां हैं जो मानक दूरियां हैं, इनको हमको दिमाग में हमारा होनी जरूरी है। अब इनको देखिए ये कैसे बदलते हैं। अभी तो मैं इसको बिल्कुल सीधा लिख रहा हूँ कि 10, 100। अब इसको बदलना भी अपन बाद में सीखेंगे। एक बार पहले इकाइयों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो हो गई हमारी
लंबाई मापने की मानक इकाई। आप इसको लिख भी लीजिए, नोट कर लीजिए या इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको भविष्य में जब भी इनको देखना हो तो आपके स्मरण में रहे कि इनके आपस में संबंध क्या है। तो आगे बढ़े, अब लंबाई मापने पर कुछ और इकाइयों की चर्चा करते हैं। ये जो है देखिए, लंबाई मापने की या भार मापने की या धारिता मापने की या समय मापने की जो है वो विभिन्न अलग अलग पद्धतियां विश्व में चलती है, प्रचलित है। उन पद्धतियों पर पहले जो अपन ने जो देखी है वो एक है एमकेएस पद्धति। कौन सी है? एमकेएस पद्धति भी चलती है, एक सीजीएस पद्धति भी चलती है और एक चलती है एफपीएस पद्धति। ठीक है, अब देखिए पहले ये पद्धति है कि इसको आप एक बार देख ले। तो एफपीएस देखिए, पहले सीजीएस और सी का मतलब तो होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। यानी जो मानक जो इकाई है वो ग्राम में, सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में जो मापन करते हैं वो सीजीएस प्रणाली है। इसी तरह से एमकेएस प्रणाली का एम का मतलब मीटर है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी जो अलग अलग इकाई है। इसी तरह से एफपीएस पद्धति जो है वो है, एफ का मतलब होता है फुट वाला पद्धति, फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। तो ये जो पद्धति चल रही है इसमें भी कुछ इकाई जो है, क्योंकि ये भी कंपटीशन में मुझे लगता है कई बार ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, तो अपन को ये भी एक जानकारी होनी चाहिए कि जैसे एक फुट है तो उसमें कितने सेंटीमीटर होता है, या एक मीटर है तो उसमें कितने फुट होते हैं या कितने गज होते हैं। तो आप देखिए विशेष को कोई समझाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, तो मैंने इसको एक साथ ही लिख दिया है, तो समय की भी बचत हो जाएगी। इसको अपन केवल एक बार देख लेते हैं कि एक फुट जो है, एक फुट में जो है वो कितने होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, या इसको मीटर में अगर कहें तो 0.3048 मीटर है। ठीक है, ये एक संबंध है आपस में, तो ये अपन को याद होना चाहिए। इसी तरह से एक मीटर जो है, एक मीटर में कितने फुट होता है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि 3.2802 फुट होते हैं। या इसको हम गज में कहें तो 1/1/11 गज होते हैं। कितने में? एक मीटर में 1/1/11 गज होते हैं। अब ये अपन किस लिए लिख रहे हैं, ताकि अपन बाद में जब इनको अपन बदलना सीखेंगे तब हमको एक बहुत जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर अपन बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, तो यहीं से सीधा अपन उपयोग कर देंगे। अब तीसरी बात जो है इसमें, जैसे एक इंच है, तो एक इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, तो हमें ये याद रखना है कि 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और एक मीटर में अगर इंच की बात करें तो कितने इंच होते हैं, तो 39.37 इंच होते हैं एक मीटर में। अब मील की बात करें तो मील में जो है वो, अगर इसको किलोमीटर पर बदलना चाहे तो लगभग इसमें देखिए ये एक्यूरेट मान नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत दशमलव में फर्क है। लगभग जो है एक मील जो कितने के बराबर होता है कि 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। लगभग जो है एक मील जो है वो 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा अधिक है, उसके बराबर होता है। ठीक, अब एक किलोमीटर को अगर अपन देखें तो एक किलोमीटर में मील कितना होगा, क्योंकि एक मील जो है वो 1.5 किलोमीटर के बराबर है, तो लगभग जो एक किलोमीटर में जो मील होंगे वो कितना होगा, लगभग 2/3 भाग होगा इसका, यानी 0.6214 मील लगभग होता है। ठीक, अब वास्तविक जो इनके आपस में जो संबंध है वो संबंध ये है, यहीं से हम वो दशमलव में हमने सारे ये कैलकुलेशन की हुई होती है कि रियल में जो 8 किलोमीटर जो वो 5 मील के बराबर होता है। ठीक है, तो ये लगभग कैलकुलेशन, उसी के आधार पर हमने एक मील को भी चेंज करके देखा है और एक किलोमीटर इसको अपने मील में चेंज करके देखा है लगभग कितना मान इसका हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह एक गज जो आता है, तो एक गज में कितने सेंटीमीटर होता है, यानी एक गज जो होता है वो लगभग एक मीटर से थोड़ा सा कम होता है। यानी लगभग एक मीटर में तो कितने सेंटीमीटर होता है अपन जानते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है, तो गज में जो है वो लगभग 91.44 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो जानकारी इनको आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। ये कौन सी पद्धति है, ध्यान रखिए, ये एफपीएस पद्धति है। ठीक है, एफ का मतलब क्या है, यहाँ पर फुट वाली पद्धति है, जैसे फुट वाले अलग अलग नाप है वो हमने लिखे हैं। पी का अर्थ क्या है, पाउंड है। पाउंड तो वो भार मापने की इकाई है, तो उसमें अपन चर्चा करेंगे भाई पाउंड में कितने वो होते हैं, वो अपन सब देखेंगे। और तीसरा जो है वो है सेकंड। सेकंड का मतलब समय जो अपन देखेंगे तो उसमें अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े और हम मापन के अंतर्गत दूसरा जो बिंदु है, भार या द्रव्यमान जो मापन है, उसको हम थोड़ा समझते हैं, उसकी मानक इकाइयां कौन कौन सी है और उनमें आपस में क्या क्या संबंध है। तो जिस तरह से हमने देखा था लंबाई मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी हमने देखा था, मिलीमीटर है। तो इसी तरह से भार मापने की जो सबसे छोटी इकाई है वो है मिलीग्राम। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मिलीग्राम। जैसे उसमें सबसे छोटी इकाई क्या थी, मिलीमीटर थी, तो ग्राम में भी सबसे छोटी इकाई क्या है, मिलीग्राम। जब 10 मिलीग्राम होंगे तब जाके वो बनता है 1 सेंटीग्राम। ठीक है, तो उसके बाद में हम आगे बढ़े, यानी बिल्कुल देखिए भार मापन और लंबाई मापन की जो इकाइयां है वो लगभग आपको मिलती जुलती ही दिखेगी। दोनों के नाम जो वो भी वैसे ही है, जैसे मिली का मतलब सेंटी का मतलब कितना होता है, 10 मिली के बराबर होता है। डेसी का मतलब 10 सेंटी के बराबर होता है। उसके बाद में वहां पर हमने 1 मीटर दिया था, यहाँ पर 1 ग्राम है, तो 10 डेसी या 100 सेंटीमीटर के बराबर, उसके बराबर ही है, सारी वही चीजें हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा देखिए 1 सेंटीग्राम का मतलब कितना होगा, वहां 10 मिलीग्राम। जब 10 मिलीग्राम होंगे तब जाके वो बनता है 1 सेंटीग्राम। इसी तरह से 10 जब सेंटीग्राम होंगे उस ग्राम का कहते हैं 1 डेसीग्राम। ठीक है, इसी तरह से जब 10 डेसीग्राम होंगे तब जाके वो बनता है 1 ग्राम।
ठीक है। और उसमें मीटर वाली पद्धति में यहाँ पर क्या हमारा 1 मीटर बना था, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 10 डेसीग्राम कह दे, या इसको अपन अगर सेंटीग्राम में मैं कहूँ तो कितने हो जाएंगे, 100 सेंटीग्राम हो जाएंगे। और अगर मिलीग्राम में कहूँ तो आप उसका 1 गुणक और बढ़ा दीजिए। यानी इनको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए 1 ग्राम में डेसीग्राम तो कितने होते हैं, 10 डेसीग्राम होते हैं। और इसको अगर मैं सेंटीग्राम में बदलूं तो यहाँ पर 10 से गुणक और कर दूंगा, यानी 100 सेंटीग्राम हो जाएंगे। अगर मिलीग्राम कहूंगा तो 100 में 1 जीरो और लगा दीजिए, कितने हो जाएंगे, 1000 मिलीग्राम, ठीक है। ये तो हो गया ग्राम तक की बात। अब आगे बढ़े उससे तो अगली जो इकाई है वो होती है डेकाग्राम। डेका का अर्थ कितना होता है, 10। जैसे उसमें डेकामीटर था, इसमें क्या है, डेकाग्राम है। तो कितने ग्राम होंगे उसमें, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम की जो भार है उसको कहते हैं 1 डेकाग्राम। अब आगे बढ़े, वही 100 ग्राम को यहाँ हेक्टाग्राम कहेंगे, ठीक है, जो किसके बराबर होगा, 10 डेकाग्राम के बराबर होगा। और जब वही चीज आगे बढ़ेंगे तो जब 1000 ग्राम हो जाएंगे तो उसको कहते हैं हम 1 किलोग्राम, ठीक है। या उसको अपन हेक्टाग्राम में अगर बदलें तो वही कितने हो जाएंगे, 10 हेक्टाग्राम हो जाएंगे। और 10 का अगर डेकाग्राम में बदलना हो तो 100 डेकाग्राम हो जाएंगे। यानी ये जो बदलने की जो चीजें, आप ज्यादा कंफ्यूजन में ना पड़े कि सर ये एक साथ ऐसे क्यों बता रहे हैं, अपन अभी तो इनकी इकाई को संबंध देख रहे हैं। जब तो उनको बदलना सीखेंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। आपको कहीं भी ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर मुझे 100 लिखने थे, 1000 लिखने थे, कुछ भी लिखना है वो आप अच्छे से आप उसमें समझ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े अपन, तो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं हमने देख लिया कि 1000 ग्राम जब होंगे तब जाके वो भार जो है वो कहलाता है 1 किलोग्राम, ठीक है। अब इस किलोग्राम भार नापने की बड़ी जो इकाई है इससे, वो है कौन सी है, जब 100 किलोग्राम का जो वजन होता है उसको कहते हैं 1 क्विंटल। और 1000 किलोग्राम का जो वजन होता है उसको कहते हैं 1 टन। तो ये तो हुई द्रव्यमान या भार मापने की जो मानक इकाइयां है वो। अब इसमें देखिए, ये तो हमने ये देखा है कि सामान्य जो वस्तुएं हैं उसको तो हम किसमें नापते हैं, ग्राम में या किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। अब अगर ज्यादा भारी वस्तुएं है तो उसको हम किसमें नापते हैं, क्विंटल में या टन में नापते हैं। ये तो हुई सामान्य वस्तुएं या उससे भारी वस्तुएं। अब अपन कुछ ऐसी चर्चा करते हैं, कुछ इससे भी जो बिल्कुल हल्की वस्तुएं जो होती है बिल्कुल, उनको हम किस में नापते हैं। तो उसके लिए अपन थोड़ा सा उसको भी अपन थोड़ा समझ के लिख देते हैं। तो हम भार मापने कुछ और इकाइयां जो है उनको अपन देख लेते हैं। जो छोटी जो वस्तु होती है या जो बहुमूल्य जो वस्तु है, जैसे सोना है, चांदी है, उसको किसमें तोलते हैं, हमने लगभग देखा है कि वह कैरेट में उनको तोला जाता है। तो हमें ये भी जानकारी होगी कैरेट में कितने ग्राम होता है या कितने मिलीग्राम होता है। तो वो भी आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि 1 कैरेट जो है वो लगभग 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। या उसको ग्राम में कहे तो 0.2 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है। 1 ग्राम जो है वो, अगर उसको ये पूछा जाए 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं, तो क्योंकि 200 मिलीग्राम है तो जब 1000 मिलीग्राम उसके लिए कितने 5 कैरेट होंगे तब जाएंगे होंगे 1 ग्राम। यानी 5 कैरेट जो है वो 1 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी तरह की इकाई जो है तोलने की वो है औंस, ठीक है। अब तो 1 औंस जो है वो कितने ग्राम के बराबर होता है, 28.349 ग्राम के बराबर होता है। तो इसको तो अब सीधा सा याद ही करने का, इसमें तो कोई समझने के वैसे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो है 16 जो औंस है वो किसके बराबर होता है, 1 पाउंड के बराबर होता है, या इसको पाउंड कह सकते हैं। और 1 किलोग्राम में जो कितने पाउंड होते हैं, 2.204 पाउंड होते हैं। यानी ये जो अपन जो अभी जो देख रहे थे एफपीएस पद्धति जो हमने चर्चा की थी, जहां पर हमने फुट में देखा था, तो पी का लिए जाए पाउंड, यानी वो जो पद्धति है तो उसमें अपन ये भी पता होना चाहिए कि 1 पाउंड में कितने औंस होते हैं और 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब हम थोड़ा धारिता मापन के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि उसकी मानक इकाइयां कौन कौन सी है और उनमें आपस में क्या संबंध है। तो आप जब मैंने सारा आपके सामने नोट कर लिया है, तो आप इनको एक बार आप जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही ये वैसा ही लगेगा जैसा हमने लंबाई मापन में जो लिखा था या हमने जो भार मापन में लिखा था। यानी सारे जो है वो 10 के गुणांक वाली ही पद्धति है। यानी सेंटी है, डेसी है, फिर लीटर होगा, या जो मीटर है तो मीटर होगा, ठीक है, फिर डेका है, फिर हेक्टा है, फिर किलो है। ये सारी वही चीजें होती है, कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं है। यानी जब धारिता मापन की अपन बात करें तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है इसमें मिलीलीटर, ठीक है। लंबाई मापन की सबसे छोटी इकाई अपन ने देखी थी वो क्या थी, सबसे छोटी देखी थी मिलीलीटर, मिलीमीटर देखी थी। भार मापन की सबसे छोटी क्या थी सबसे छोटी, मिलीग्राम थी। और धारिता मापन की सबसे छोटी इकाई जो है जो वो कौन सी है, मिलीलीटर। क्योंकि धारिता जो मापन है वो किसमें किया जाता है, द्रव जो जितने भी लिक्विड में जो वस्तुएं हैं या द्रव जो वस्तुएं हैं उनको मापने में ये काम में ली जाती है, तो ये लीटर में चलेगा, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर जो है, 10 मिलीलीटर जो है वो किसके बराबर होंगे, 1 सेंटीलीटर के बराबर होंगे। ऐसा कैसा, वही डेसी की बात करें तो 1 डेसीलीटर में कितने सेंटीलीटर होंगे, 10 सेंटीलीटर होंगे। या मिलीमीटर देखें तो 100 मिलीमीटर हो जाएंगे। उससे आगे बढ़े तो 1 लीटर की जो बात करेंगे तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, यहां से अगर देखें तो 10 डेसीमीटर हो जाएंगे। 100 सेंटीलीटर में देखें तो 100 सेंटीलीटर हो जाएंगे, और मिलीलीटर में देखें तो 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे, ठीक है। उससे आगे बढ़े तो वापिस वही बात आती है, 1 लीटर के बाद में जब 10 लीटर की जो इकाई है उसको कहते हैं 1 डेकालीटर। इसी तरह से जब 10 डेकालीटर है उसको कहते हैं 1 हेक्टालीटर। इसी तरह से जब 10 हेक्टालीटर हो जाएंगे तो वो हो जाएगा 1 किलोलीटर,
ठीक है। और लीटर में अगर बात करें तो वही जो है 1000 लीटर जो होंगे उसको कहते हैं 1 किलो लीटर, क्योंकि यहाँ से अपन देखिए तो 10 हो गए, फिर 10 का 10 से गुणा कर दिया 100 हो गए, और 100 का 10 से गुणा कर दिया तो 1000 लीटर हो गए। कितने हो गए? तो 1 किलो लीटर में कितने लीटर हो गए? 1000 लीटर। अब उसके बाद में दो जो इकाई है वो और प्रचलन में चलती है, वो एक तो चलती है गैलन। तो एक गैलन में जो है कितने लीटर होते हैं ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो 3.7854 लीटर होते हैं लगभग लगभग, ठीक है, ये लगभग मान में है। और अगर अपन लीटर में और ग्राम की अगर तुलना करें तो एक जो लीटर है वो लगभग 910 ग्राम के बराबर होता है। हमारी जो इकाई है वो है समय मापन, ठीक है, यानी हमें इसमें समय को किस तरह से मापन किया जाता है ये हमें चर्चा करनी है, ठीक है। वैसे हम देखिए बहुत ही वैसे छोटा सा टॉपिक है, हम सभी इसको अच्छे से जानते भी है कि समय मापन की इकाई कौन कौन सी है, लेकिन इसको देखिए अपन इसमें चर्चा करें कि हमें जो है समय मापन की वैसे देखिए इकाई मानक और अमानक दोनों ही इकाइयां हो सकती है। अब हमें सबसे पहले ये अगर पूछा जाए कि हम समय का मापन कैसे कर सकते हैं, तो हमारा जो जवाब होगा वो शायद ये होगा कि या तो हम घड़ी के द्वारा समय मापन कर सकते हैं, या देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक साधन जो आ गए जैसे मोबाइल वगैरह आ गए हैं तो उनके द्वारा हम समय की गणना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय हम समय की गणना किस तरह से करते थे, तो उसके लिए देखिए हमारे पास दो ही साधन उपलब्ध थे, या तो हम सूर्य के द्वारा सूर्य की जो गति है उसके आधार पर समय की गणना करते थे, या हम चंद्रमा की जो गतियां हैं उसके आधार पर समय की गणना करते थे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय की बात करें। अब हम समय के जो मानक जो इकाइयां है, क्योंकि हमारे कंपटीशन एग्जाम में तो प्रश्न सूर्य की जो समय मापन की जो गणना है वो नहीं पूछी जाएगी, या हमें चंद्रमा की जो गणना है वो हमें नहीं पूछी जाएगी। हमें तो जो पूछी जाएगी वो क्या पूछा जाएगा कि समय मापन की मानक इकाइयां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो हम वही चर्चा कर लेते हैं कि देखिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि समय मापन की सबसे जो छोटी जो इकाई है वो कौन सी है? सेकेंड, ठीक है। वैसे तो सेकंड से छोटी इकाई और भी होती है, लेकिन हमारे जो कंपटीशन में जो शुरू हो रहा है वो समय मापन की इकाई जो है वो सेकंड से ही शुरू होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? सेकंड। अब देखिए सेकंड से बड़ी जो इकाई है वो होती है मिनट। कौन सी होती है? मिनट। और हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो कोई विशेष देखिए लंबा चौड़ा मुझे इसमें कोई समझाने की वैसे आवश्यकता नहीं है। हम आगे बढ़े तो अब देखिए जब मिनट से बड़ी इकाई कौन सी होती है? घंटा। और 1 घंटे में हम जानते हैं कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और इसको हम अगर सेकंडों में बदलें तो क्या होगा? 1 मिनट में 60 सेकंड है तो कितने हो जाएंगे? 3600 सेकंड, ठीक है। हाँ, इसमें साथ ही आपको ये और बताता हूँ, जैसे यहाँ मैंने सीधे लिख दिया कि 1 घंटा बराबर कितना होता है? 3600 सेकंड होता है। अब इसको देखिए किस तरह से बदलना है ये हम अभी वीडियो में आगे और देखेंगे। मान लो आपको कई बार प्रश्न ऐसे भी आएंगे, हमारे आगे प्रश्न उस प्रश्नों में अपन चर्चा करेंगे कि एक इकाई को दूसरी इकाई में किस तरह से बदलते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें सामान्यतः इसकी जो मानक इकाई है वो अपन एक बार लिख देते हैं। तो ये कितने हो गए? 1 घंटे में कितने हो गए? 60 मिनट, यहाँ 3600 सेकंड होता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करें कि एक दिन जो है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, ये भी हम जानते हैं अच्छे से। और उसके बाद में आगे बढ़े एक सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ये भी हम जानते हैं। इसके बाद में एक सप्ताह के बाद में एक पखवाड़ा जो होता है वो कितने दिन का होता है? 15 दिन का। उसके बाद में आगे बढ़े, इससे बड़ी जो इकाई है समय मापने की वो कौन सी है? महीना। एक माह जो है या एक महीना जो है उसमें कितने दिन होते हैं? सामान्यतः कितने दिन गिने जाते हैं उसमें? 30 दिन गिने जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये महीने में हमें ये ध्यान रखना, जब भी प्रश्न सामान्यतः प्रश्न जब भी आते हैं कि जब महीने के दिन को बदलना हो, महीने को जब दिन में बदलने हो तो हम 30 से ही उसकी गणना करते हैं, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में सब में अलग अलग दिन होते हैं। तो अगर वो उसमें अगर पर्टिकुलर ये लिखा हुआ है कि उस महीने की है गणना करनी है दिनों की, तब हम उसमें जाके वो 29 या 30 दिन जो भी है या 31 दिन है उसके हिसाब से महीनों की गणना करेंगे, ठीक है। तो सामान्य रूप से तो एक महीने में कितने दिन हम गिनेंगे? 30 दिन हो गए। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो एक वर्ष जो होता है, एक वर्ष की जो अवधि होती है उसमें कितने, पहले तो महीने देखे तो कितने महीने होते हैं? 12 महीने का समय होता है। या हम दिन में कहें तो कितने होते हैं? 365 दिन, ठीक है। और दिन के साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा अगर वो लीप ईयर है तो 366 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। या इसको हम अगर सप्ताह में कहें तो कितने होंगे? 52 सप्ताह। अब आगे बढ़े तो एक जो दशक है, एक दशक जो है ये जो समय अवधि उसमें कितने वर्ष होते हैं? 10 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में एक शताब्दी में, शताब्दी जो होती है वो कितने वर्ष का समय होता है?
100 वर्षों की जो समय अवधि उसको क्या कहते हैं, एक शताब्दी। और इसके साथ ही एक सहस्त्राब्दी भी होती है, सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी कौन सी होती है, 1000 वर्ष का जो समय है उसकी अवधि को कहते हैं सहस्त्राब्दी। ठीक है, 100 वर्ष का जो समय है उसको एक सदी भी कहते हैं, सदी भी इसका नाम है, या एक सहस्त्राब्दी इसको मिलीनियम भी कहते हैं, मिलीनियम। ठीक है, तो ये तो जो हो गई समय मापन की जो कुछ मानक जो इकाइयां है उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। आगे बढ़े और हम एक वर्ष में, महीने में दिनों की जो संख्या होती है उसको भी हम एक बार यहाँ चर्चा कर लेते हैं। वैसे देखिए आप, ये तो सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन देखिए मेरा हमेशा से ही उद्देश्य होता है कि हम कोई भी चीज को ऐसे छोड़े नहीं, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज जो होती है उसको भी मैं एक बार बोर्ड पे लाने की कोशिश जरूर करता हूँ। क्योंकि कई बार देखिए ऐसा होता है कि हम कई बार जो छोटी जो चीजें उनको हम इग्नोर कर देते हैं और हमारे कंपटीशन में उससे संबंधित कोई अच्छा सा प्रश्न आ जाता है और फिर वहां हमें उसको करने में कहीं दिक्कत आती है। कई बार जो है वो हमारा पूर्व ज्ञान जो वो इसमें में नहीं आता है तो भी हम चूक जाते हैं। तो हम कहीं भी नहीं चाहते बिल्कुल छोटी सी चीज भी हम कहीं भी वंचित रहे। ठीक है, वैसे आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर भी अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं कि एक वर्ष में, महीने में दिनों की संख्या क्या होती है। तो हम अच्छे से जानते हैं, जनवरी में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि सामान्य जो महीना है उसमें, सामान्य जो वर्ष उसमें तो कितने होते हैं, 28 दिन। और जब लीप ईयर होता है, अधिवर्ष जो होता है, तो उसमें 29 दिन होते हैं। ठीक है, फिर मार्च में कितने दिन होते हैं हम जानते हैं, 31 दिन होते हैं। अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन। देखिए ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें दोनों में ही कंटिन्यू जो है वो 31 दिन होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सामान्य से चर्चा है कि हम इसको भी कहीं भी वंचित नहीं रखे। ठीक है, अब देखिए मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है कि समय मापन से संबंधित जो वर्ष में जो है, जो जैसे जो जयंतियां जो मनाते हैं, तो उनका भी प्रश्न शायद कहीं वैसे आ तो नहीं सकता, फिर भी अपन देखिए इसको लिख देते हैं एक बार। जैसे रजत जयंती जो होती है, जो रजत जयंती का जो समयावधि होती है वो कितने वर्ष की होती है, हम जानते हैं 25 वर्ष की होती है। ठीक है, आप इसको भी एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो होता है, जैसे सिल्वर जुबली है, फिर ये गोल्डन जुबली होती है, स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती कितने वर्ष का समय होता है, 50 वर्ष का। ठीक है, उसके बाद में जो इससे बड़ी जो है जयंती जो है उसको कहते हैं हीरक जयंती। ठीक है, हीरक जयंती जो होती है वो कौन सी समयावधि होती है, 60 वर्ष की जो समयावधि होती है उसको कहते हैं हीरक जयंती। नेक्स्ट जो आती है वो आती है प्लेटिनम जयंती। ठीक है, अब ये प्लेटिनम जयंती है, ये कितने वर्ष की समयावधि होती है, ये होती है 75 वर्ष की समयावधि। ठीक है, जो 75 वर्ष का समय होती है उसको कहते हैं प्लेटिनम जयंती। और उसके बाद में जो है वो होती है शताब्दी जयंती। तो शताब्दी तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100, यानी 100 वर्ष का जो समय जो है उसको कहते हैं शताब्दी जयंती। तो कुछ ये जो समय अवधि है इसको भी अपन थोड़ा सा दिमाग में रखें, तो हमें आगे हम जब प्रश्नों को जो चर्चा करेंगे तो उसमें हम कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं नहीं चाहता कि हमें कुछ भी ऐसी छोटी सी चीज जो हमारे पीछे रहे और फिर हमको उससे अफसोस रहना पड़े, या मुझे भी कई बार लगे कि नहीं वीडियो मैंने ये चीज बतानी थी लेकिन ये पीछे रह गई है। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कंपटीशन मानने लायक जो अच्छे जो प्रश्न है उस प्रश्नों को भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि समय मापन से संबंधित हमारे कंपटीशन में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता है, तो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि 2 घंटा 15 मिनट को मिनट में बदलिए। ठीक है, तो अब जब प्रश्नों की जो शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले हम सामान्य प्रश्न ले रहे हैं कि हमें जो एक इकाई को जो दूसरी इकाई में कैसे बदलेंगे वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हम जो इकाइयों को जो बदल रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। क्या हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल रहे हैं, या तो हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, या हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल रहे हैं। ये 2 चीज जब हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी तो हमें इन प्रश्नों को करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम सामान्य रूप से ये देखें कि जब भी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना हो, जब भी हमें क्या करना हो, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना हो, तब हम क्या करते हैं, गुणा की प्रक्रिया अपनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे हम, गुणा की। अब देखिए किस संख्या से गुणा करना है या वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम ये देखेंगे कि उस बड़ी इकाई और छोटी इकाई में आपस में क्या संबंध है। जैसे हम एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, हम ये देखें कि हमें 2 घंटा 15 मिनट का जो समय है उसको किसे बदलना है, मिनट में बदलना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो 2 घंटे का जो समय है, यानी जो घंटे हैं उस इकाई को हमें मिनट में बदलना है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हमें ये दिख रहा है कि घंटा जो है वो तो बड़ी इकाई है और मिनट जो है वो छोटी इकाई है, यानी हम बड़ी इकाई को हमें छोटी इकाई में बदलना है। यानी यहाँ पर हमें कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी, गुणा की क्रिया करनी पड़ेगी। अब हम गुणा करेंगे किससे, तो हम ये देखेंगे कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, वो हम संबंध आपस में देखेंगे। तो हमें यहाँ पर पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। मतलब हमको इसको जो बदलना होगा हम किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। और वो का वो काम हमें यहाँ पर करना है जब हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना हो। जैसे मान लो अगर यहाँ पर इसकी जगह प्रश्न अगर ये होता, इस मिनट को हमें घंटे बनाने होते, तो हम क्या करते, यहाँ पर गुणा की जगह कौन सी क्रिया करते, हम भाग की क्रिया। ठीक है, लेकिन भाग किससे देते, वही भाग हमें उससे से ही देना है जो इसके आपस में संबंध है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीज आप जब दिमाग में होगी तो फिर चाहे वो कोई भी प्रश्न हो, ये केवल समय मापन के लिए नहीं कह रहा मैं, सारी चीजों ये जो है चाहे वो भार मापन के लिए हमें करना हो तब भी हमें यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अगर हम धारिता मापन के प्रश्नों को हल कर रहे हो, वहां पर इकाई को बदल रहे हैं, तब भी हमें यही क्रिया अपनानी पड़ेगी। और चाहे हम भले इसके अलावा भले हम लंबाई मापन भी कर रहे हो तो तब भी हमें यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो वापस प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो क्या करना है, हमें 2 घंटे 15 मिनट का जो समय है, 2 घंटे कितना है, 15 मिनट, ये जो समय है इसको हमें किस में बदलना है, मिनट में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम 2 घंटे जो है, घंटे को हम क्या बनाएंगे, मिनट बनाएंगे। तो हम ये जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हम इस 2 को 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारे बन जाएंगे मिनट। क्या बन जाएंगे, मिनट। और ये तो 15 मिनट पहले से, इसको तो कहीं बदलने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। तो हम बिल्कुल सिंपल सा देखें तो ये कितने हो गए, 160 को हमने 2 से गुणा कर दिया, 120 मिनट हो गए। और ये 15 मिनट और है समय, यानी कुल मिलाकर जो समय हो गया, अगर हम 2 घंटे 15 मिनट को अगर मिनट में लिखना चाहें तो कितने हो जाएंगे, 135 मिनट। ठीक है, ये बिल्कुल हम सामान्य प्रश्न से ही शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद में हम थोड़े और अच्छे प्रश्नों को लेंगे। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है, जैसे हमें 3 घंटे 20 मिनट और 18 सेकंड का जो समय अवधि उसको हमको सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें देखिए कार्य तो वही करना है। अब इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, यानी हमें करना क्या है, सभी जो है चाहे घंटे जो लिखे हैं इसको भी हमें सेकंड बनाना है। इसके बाद में मिनट की जो अवधि है उसको भी हमें सेकंड बनाना है। और जो सेकंड जो है इसको हमें कहीं परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें 2 काम करने हैं, एक तो हमें घंटे को सेकंड बनाना है और एक हमें क्या करना है, मिनट को सेकंड बनाने हैं। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, यहाँ पर भी देखिए काम तो वही करना है। क्या करना है, बड़ी इकाई को हम छोटी इकाई में बदल रहे हैं। यहाँ पर भी मिनट जो है वो सेकंड से बड़ा है, यानी बड़े को छोटा बनाना है। यानी यहाँ पर सभी जगह में प्रक्रिया तो कौन सी अपनानी है, गुणा की ही प्रक्रिया हमें अपनानी है। ठीक है, अब देखिए इसका पहला तरीका तो ये है कि अगर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं सीधे ही जानता हूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा की थी, हमने देखा था कि 1 घंटे में जो है वो 3600 सेकंड होता है। तो मैं इसको सीधा ही बदल सकता हूं कि 1 घंटे में अगर 3600 सेकंड होते हैं तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो वो मेरे सेकंड बन जाएंगे। उसके बाद में मिनट को सेकंड बनाना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड, और 60 सेकंड होते हैं, यानी तो अगर 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 20 को 60 से गुणा कर देंगे। और 18 सेकंड का जो समय वो तो ऐसा ही है। चलिए अब इसको अगर मैं गुणा करूं तो देखिए कितना हो जाएंगे, 0 का 0 हो गया, 3 का 6 से गुणा कर दिया, 6 तिया 18, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कितने हो गए, 10,800 सेकंड तो हो गए ये, जब इनको घंटे से बदला। और इसके साथ में ये देखिए 6 दूनी 12, 2 जीरो के 2 जीरो, साथ में आ गए 18। अब इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो देखिए कितने हो गए ये, 8 के 8। ठीक है, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया बिल्कुल सिंपल सा देखिए, ऐसे हम करके देख लेते हैं। क्योंकि देखिए मेरे अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा हमेशा उद्देश्य क्या रहता है कि आप ऐसे क्रिया कीजिए बोर्ड पे कि जिससे हर जो कमजोर से कमजोर बच्चा उसको भी अच्छे से समझा दे। मैं चाहूँ तो सीधा भी यहाँ लिख सकता हूँ कि मुझे सीधा दिख रहा है कि 10,800 है, उसमें अगर मैं 1,200 जोड़ूंगा तो कितने होंगे। लेकिन हम देखिए बिल्कुल सामान्य रूप से इसको जोड़ कर देखे, कितने हो गए 8, 1 का 1, 8 और 2 कितने हो गए 10, हासिल 1 और कितने हो गए 2, 1, यानी 12,018। ठीक है, यानी ये जो समय अवधि हो गई कितनी हो गई, 12,018, इतने सेकंड की ये समय अवधि हो गई। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न हो। अब देखिए इसी प्रश्न को अगर मैं दूसरे टाइप से करूं, दूसरा टाइप कौन सा होगा। अब देखिए मेरे दिमाग में ये आ ही नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है देखिए कि हम ये भूल जाता है कि 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो मैं अगर चाहूँ तो इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से ये कर सकता हूँ कि पहले जो ये घंटा का जो समय अवधि है, 3 जो घंटे, इसको मैं पहले 60 से गुणा करूँ तो क्या बन जाएंगे, ये मिनट बन जाएंगे।
क्योंकि घंटे को मैं मिनट बनाना तो जानता हूँ, तो पहला काम मैं ये कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये कितने हैं, ये 20 मिनट है, इसको मैं भी ये ऐसे ही रहने देता हूँ। और ये कितने हैं, 18 सेकंड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कितने कर दिए, 60 का 3 से गुणा कर दिया, 180 मिनट हो गए। प्लस ये कितने हैं, 20 मिनट, और ये कितने हैं साथ में, 18 सेकंड। ठीक है, तो अब देख मिनट तो कितने हो गए मेरे पास, 180 और 20 मिनट जोड़ दिए 200 मिनट हो गए, और 18 सेकंड हो गए। ठीक है, तो अब मैं अगर चाहूं इस मिनट को वापस सेकंड में बदल सकता हूं। तो मैं जानता हूं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो इसको मैं 60 से गुणा कर दूंगा, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए 6 दूनी कितने हो गए, 12, 1 2 और 3 जीरो आ गए, साथ में 18 जोड़ दिए, 12,000 और 18 जोड़ दिए, कितने हो गए, 12,018 सेकंड। यानी कहने का अर्थ ये है कि देखिए कोई फिक्स एक ही तरीका नहीं होता है कि आपको उसी तरीके से सीधा आंसर लाना पड़ेगा। कि अगर मैंने देखे बोर्ड पे अगर मैं चाहूँ तो केवल आपको एक ही तरीका बता के मैं इसको समाप्त कर सकता था कि चलो कोई नहीं, घंटे को सेकंड बनाओ तो आप याद करो कि 3600 सेकंड ही होता है। और देखिए मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि हम कहीं भी बिल्कुल देखिए रटने की तरफ नहीं बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्यों रटा हुआ जो होता है उसको फिर आप एक ही पैटर्न से करना सीखेंगे, दूसरे पैटर्न से उसको अगर करने की अगर कोशिश भी करेंगे, या मान लो कंपटीशन में प्रश्न को थोड़ा बहुत उसको चेंज कर दिया भाषा को, तो हम कहीं कहीं अटक जाते हैं। तो हमें देखिए हम सारे दिमाग में तरीके होने चाहिए। आप इसको अगर सीधा सेकंड में बदल के करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, और आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, नहीं मैं तो पहले घंटे को मिनट बनाऊंगा फिर मिनट को सेकंड बनाऊंगा, तब भी आपके आंसर आ जाएंगे। अगला एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो एग्जांपल वो ये है कि हमें 5 घंटे 15 मिनट के समय को घंटे में बदलना है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि जो ये तो देखिए 5 घंटे है, इसको तो हमें कहीं बदलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ में ये दिया 15 जो मिनट है, इस 15 मिनट को हमें घंटे में बदलना है। यानी यहाँ पर देखिए तो मिनट जो है वो छोटी इकाई है, और घंटा जो है वो क्या है, बड़ी इकाई है। यानी यहाँ पर हमें छोटी इकाई को किसमें बदलना है, बड़ी इकाई में बदलना है। यानी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा की जगह कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी, भाग की क्रिया हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए पहला तो ये तो 5 घंटे, इसको तो हमने ऐसे लिख दिया कि इसको तो कोई बदलना ही नहीं है हमें। साथ में कितने मिनट है, 15 मिनट है। तो हम ये जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर हम 60 का इसमें अगर भाग दें तो ये जो है 15 मिनट की जो समय है वो किसमें बदल जाएगा, घंटे में बदल जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए, देखिए 3 से कर दिए, 3 पंजे 15, इसको 3 से कर दिया 20, फिर 5 से कट कर दिया, 5 एकम 5, 5 चौके 20। यानी जो समय जो बन गया वो क्या बन गया, 5 + 1/4 घंटे। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको देखिए लसब लेके करें तो भी आंसर आ जाएगा, और यहाँ सीधा भी लिख दे 5 से 1/4 घंटे, तब भी हमारा आंसर सही है। और हो सकता है आपका ऑप्शन में मिक्स में ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है। 4 पंजे 20, 20 और 1 कितने हो गए, 21/4 घंटे। ठीक है, तो जैसा भी आपके ऑप्शन देखिए उसके हिसाब से हम अपना आंसर लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है कि राजू को अपने घर से विद्यालय जाने में 1440 सेकंड लगते हैं, तो बताइए राजू को कुल कितने घंटे लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए ज्यादा विशेष दिमाग पे जोर जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें देखिए दिया हुआ क्या है, यहाँ पर हमें दिए हुए 1440 सेकंड। ठीक है, और इस सेकंड को हमें किस में बदलना है, घंटे में बदलना है। मतलब सीधा सी बात है कि छोटी इकाई को हमें बड़ी इकाई में बदलना है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भाग की क्रिया करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर देखिए अपन अगर मैं सीधा ही जानता हूं, मुझे सीधा याद है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे ही ये जो 1440 जो सेकंड दिए हुए हैं इसको हमें 3600 से भाग दे दूंगा। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, इसको 2 से कट कर दिया, कितने हो गए, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, इसको 2 से कट कर दिया, 18 दूनी 36, 0। ठीक है, इसको 2 से कट कर दिया, ये हो गई 36 दूनी 72, इसको 2 से कट कर दिया 90, 9 का भाग दोनों में जा रहा है, 9 चौक 36, 9 दाएं 90, इसको वापस कट करें, 2 से किया 2, 10 को किया तो 5। यानी इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 2/5 घंटे। ठीक है, ये तो हुआ कौन सा तरीका, जब मुझे सीधा याद हो कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो मैं ये कर दूंगा। और अगर हम ये सोचे कि नहीं भाई मुझे तो इतना तो याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहले सेकंड जो है 1440 जो सेकंड है, उस सेकंडों को मैं क्या करूंगा, पहले तो 60 का भाग दूंगा, तब ये क्या बन जाएंगे, मिनट बन जाएंगे। ठीक है, अब जो है ये क्या है, जब 60 का भाग दे दिया तो ये जो चीज बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, मिनट बन जाएगी। यानी इसको अपन सॉल्व कर देते हैं कि 0 से 0 कट हो गया, 6 का भाग मैं सीधा ही दे दूं इसमें,
तो 6 6 दूनी 12, पीछे बच गए 2, 6 चौक 24, यानी कितने आ गए 24 मिनट हो गए। यानी ये प्रश्न अगर सेकंड की जगह यही पूछा होता कि कितने मिनट लगे, तो अब इसका आंसर हम क्या लिख देते, 24 मिनट हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस मिनट को मुझे आखिर आंसर किस में चाहिए, मुझे घंटे में चाहिए। ये जो 24 जो मिनट का जो समय आया है, ठीक है, इस 24 मिनट को हम क्या करते हैं, वापस घंटे में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जानता हूं कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो मुझे इसको 60 से भाग देना है। देखिए 6 का भाग दे दिया, 6 चौक 24, 6 दाए 60, वापस 2 से कट कर दिया 2, और ये आगे 5, तो यानी वही समय आ जाएगा हमारे पास 2/5 घंटे। यानी आप किसी भी तरीके से करें, आपका आंसर वही आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, सुमन प्रातः काल 1 घंटा 3 मिनट और 25 सेकंड घूमने गई, उसके बाद 35 मिनट विश्राम किया तथा खाना बनाने में उसे 1 घंटा 40 मिनट का समय लगा। तत्पश्चात 45 मिनट 10 सेकंड में तैयार होकर ऑफिस गई, तो बताइए उसे कुल कितना समय लगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलना तो सीख लिया। अब हम समय मापन की जो है उनको हम किस तरह से उनको आपस में प्लस कैसे कर सकते हैं, उनको किस तरह से जोड़ सकते हैं, तो हम जोड़ने की जो क्रिया है उसको अपन एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि ये प्रश्न कैसे होते हैं। क्योंकि देखिए सामान्यतः आप इस वीडियो को स्किप नहीं करें, आप कहीं भी दिमाग में ये नहीं रखेंगे तो बिल्कुल प्लस करना तो बिल्कुल सिंपल सा काम है। लेकिन मैंने देखिए वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि समय मापन के जो प्रश्न है, जिसमें चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग करना हो, तो ये जब भी संक्रियाएं आप काम में लेंगे, उस समय आपको जो संक्रिया जो है वो सामान्य संक्रिया से थोड़ा सा इसमें अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो आप इसको कहीं भी स्किप नहीं करें, इसको एक बार अच्छे समझने का प्रयास करें। तो हमारे सामने प्रश्न जो है, इसमें हमें क्या करना है, जो अलग अलग जो समयावधि जो दी हुई है, जो घूमने के समय दिया हुआ है, उसके बाद में विश्राम का भी समय दिया हुआ है, फिर खाना बनाने में कितना समय लगा वो भी दिया हुआ है, उसके बाद में तैयार होने में कितना समय लगा, ये सारा जो समय है, इस पूरा समय को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हम सबसे पहले काम तो क्या करेंगे, जब भी हमें समय की गणना करनी हो तो हमें घंटा, मिनट और जो सेकंड जो है, इन तीनों की ही गणना अलग अलग की जाती है। ठीक है, अब जो चाहे जैसे हम अगर भार मापन की मैं बात करूं, तो भार मापन में जब हम किलोग्राम और ग्राम की जो गणना करते हैं, जैसे अगर मेरे सामने लिखा हुआ हो 5 किलो और 500 ग्राम है, उसके अलावा मुझे 7 किलो और अगर 200 ग्राम है, इन दोनों की अगर जोड़ करनी हो तो वहां पर बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, बिल्कुल मैं आराम से कर सकता हूँ, और चाहो तो मैं इसमें दशमलव लगा के भी हम कर सकते हैं, तो वहां में कहीं दिक्कत नहीं आती है। लेकिन घंटे, मिनट और सेकंड वाले जो प्रश्न जो है, उनमें आप देखिए पहले तो ये ध्यान रखें कि इनके बीच में हम कहीं भी दशमलव का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जरूरी है ध्यान रखना कि आप कहीं भी ऐसा नहीं करें कि 1 घंटा और 3 मिनट है तो उसको मैं 1.3 लिख दूं, तो हमारे जो प्रश्न है वो सारे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बाकी जो है सभी जो इकाई है उसमें ये काम आ सकती है, लेकिन हमारे समय मापन में जो है ये प्रश्न ऐसे पॉइंट में करना काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो वापस प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो पहला जो है वो तो देखिए घूमने के लिए समय उसको कितना दिया हुआ, उसने 1 घंटा 3 मिनट और 25 सेकंड जो है वो तो उसके घूमने में खर्च हो गए। ठीक है, उसके बाद में उसने कितने मिनट का विश्राम किया, 35 मिनट का, तो हम मिनट की जगह 35 को लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए आगे जो दिया वो ये दिया हुआ है कि 1 घंटा 40 मिनट का समय उसको खाना बनाने में लगा। अब देखिए मुझे यहाँ पर जो लिखना है, तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर देखिए केवल जो दूसरा जो विश्राम का जो समय है, पहला तो कौन सा था हमने देखा था, ये तो घूमने जाने का समय था, ये हमने नोट किया यहाँ पर। दूसरा जो है वो विश्राम कितना किया, उसने केवल मात्र 35 मिनट का विश्राम किया है। तो यहाँ पर हम देखिए घंटे कितने हैं, 0, ये लिख देंगे, सेकंड भी कितने हैं, 0। ये लिखने से क्या होगा, तो हमें जो आगे जो लिखेंगे तो वो कहीं भी हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा और हमको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तीसरा जो काम वो खाना बनाने में उसको कितना समय व्यर्थ हुआ, उसने ये देखा खाना बनाने में 1 घंटा और 40 मिनट का समय, यानी 1 घंटा और कितना मिनट है, 40 मिनट का समय खर्च हुआ है खाना बनाने में। सेकंड नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, और चौथा जो है उसके बाद में उसको तैयार होने में जो समय लगा वो कितना लगा, तैयार होने में उसको 45 मिनट और 10 सेकंड का समय लगा है, यानी 45 मिनट और 10 सेकंड का समय लगा। यहाँ पर घंटे 0 लिख देते हैं। तो ये तो हुआ सबसे पहले सामान्य रूप से इसको लिखने का तरीका। ठीक है, तो ये हमें करना, अब इनको क्या करना, हमको सबको जोड़ना है। तो अब इसमें जोड़ने में भी ध्यान रखें कि हमने इनको अलग अलग तो लिख दिया है, अब इनकी जो जोड़ जो हम करेंगे, जो इनका योगफल जो करेंगे, तो आपको इनका योगफल में सामान्यतः प्रश्न में क्या होता है, हम हासिल जो होते हैं वो आगे लगाते हैं। इसमें आपको पहला काम ये कहीं भी आगे नहीं लगानी, पहले तो हम सामान्य से जोड़ करेंगे, सेकंड की जोड़ हम अलग करेंगे। देखिए 5 के 5, 2 और 1 कितने हो गए, 3। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 3 की जगह में इसको 0-3 लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो 3 और 5 कितने हो गए, 8, 8 और 5 हो गए 13, हासिल कितनी हो गई 1,
1 और 3 हो गए 4, 4 और 4 8 और 4 12 हो गए। अब यहाँ पर देखिए 12 जो हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस एक का यहाँ हासिल आपको नहीं लगाना है अभी, ये पूरा ध्यान रखें। यहाँ पर घंटे कितने हो गए, 1 और 1 2 घंटे हो गए। ठीक है, तो पहले तो हमें इसके क्या करनी है, सामान्य से जोड़ करनी है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सबसे पहले तो देखिए हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, सेकंड कितने आ रहे हैं, 35 सेकंड ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन दूसरा जो इकाई जो है मिनट वाली, उसमें जो आ रहे हैं वो कितने मिनट आ रहे हैं, 123 मिनट आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। अब परिवर्तित कैसे करोगे, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से हम कितने मिनट हम इसके देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब भी 60 मिनट होते हैं तो उसका क्या होता है, 1 घंटा बन जाता है। ठीक है, तो 60 मिनट का 1 घंटा हो गए, तो हम अगले 60 मिनट गिने तो कितने हो गए, 120 मिनट हो गए। तो यहाँ से देखिए 120 मिनट से भी ये अधिक समय है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से 120 मिनट कम कर देंगे, यानी 120 मिनट का मतलब कितने होंगे, 1 और 1 कितने होंगे, 2 घंटे। तो ये जो 2 घंटे हैं वो हम इसमें जोड़ देंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए सेकंड में तो आ गया, वो कितना आ गया, 45 सेकंड आ गए। ठीक है, और मिनट जो है हम इसमें से 120 कम कर दिए, यानी हमारे पास कितने बच गए, 3 मिनट। और घंटे का जो समय है वो कितने हो गए हमारे पास, 4 घंटे। यानी इस तरह से हमें जो है लास्ट में जो इकाई है उसको हम इस तरह से परिवर्तित करना पड़ता है। ये तो हुआ जोड़ने की क्रिया। अब आगे हम देखते हैं घटाने वाला प्रश्न भी देख ले। अगला एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है 5 घंटे 12 मिनट में से 3 घंटे 27 मिनट और 42 सेकंड को हमें घटाना है। ठीक है, तो इससे पहले जब हमने प्रश्न वो कौन सा लिया था, हमने जोड़ने वाला देखा था किस तरह से जोड़ते हैं। अब अपन घटाने का भी एक प्रश्न समझ लेते हैं। तो इसमें भी हमें देखिए सबसे पहले करना तो यही पड़ेगा, घंटा मिनट और सेकंड तीनों को हम पहले तो अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो पहली जो अवधि दी वो कौन सी दी हुई, 5 घंटे 12 मिनट, यानी घंटे कितने, 5 घंटे 12 मिनट। सेकंड कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमें 0 0 जरूर लिखना है, नहीं तो हमारा प्रश्न क्या होगा, घटाने का गलत हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से हमें कितने घटाने हैं, 3 घंटे 27 मिनट और 42 सेकंड, ये हमें घटाने हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इसको घटाने की प्रक्रिया हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले तो देखिए करना क्या है, वही सामान्य सा जो घटाते हैं वो हमें घटाना है। लेकिन यहाँ पर हमें देखिए अगर हम करने जाए सबसे पहले सेकंड को घटाएं तो हमें 0 सेकंड में से 42 सेकंड घटाने हैं, तो वो तो संभव नहीं है, तो हमें हासिल तो लेना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए हासिल, वैसे अगर सामान्य प्रश्न होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हासिल लेते हैं और यहाँ पर कितने हो जाते हैं, जैसे 10 कर देते हैं, 10 में से यहाँ पर एक देखिए यहाँ 9 करते हैं और 10 करते हैं, वो वाला हम सामान्य रूप से कॉमन लेते हैं। लेकिन समय वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें हम जब उधार लेंगे यहाँ से, तो मैं अगर यहाँ से एक उधार लेने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखिए कितने मिनट बचेंगे, 11 मिनट बचेंगे। अब यहाँ से 1 मिनट जो मैं उधार लूंगा तो यहाँ सेकंड मुझे कितने मिलेंगे, 60 मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जो 60 सेकंड यहाँ से हमें मिले हैं, तो इस 0 में 60 में अगर जोड़ दूं तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, मैं 60 लिखना पड़ेगा, न हमें 1 लिखना है, न हम इसको काट के 0 लिखना है। ठीक है, अब मैं 60 में से 42 घटाऊंगा, देखिए 0 में से 2 नहीं जाते, यहाँ हासिल लेके घटा सकता हूँ। तो 10 में से 8 गए, 2 हो गए, यहाँ कितने बच गए, 5, 5 में से 4 गए, 1। ये तो हो गई सेकंड वाला हिसाब। अब इसे यही काम हमें यहाँ पर भी करना है। यहाँ देखिए कितने, 11 मिनट में से मुझे 27 मिनट घटाने हैं, जो संभव नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। तो 5 घंटे की जगह यहाँ 4 घंटे बचेगी, यहाँ से मैं 1 घंटा उधार लूंगा। ठीक है, तो 1 घंटे का मतलब मुझे कितने मिनट मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे। तो 60 मिनट मुझे यहाँ से मिले और 11 मिनट पहले से पड़े, यानी कितने हो गए, 71। ठीक है, इस मिनट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ बीच में ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 71 मिनट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 71 मिनट मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि 11 मिनट पहले यहाँ पर पड़े थे और 1 घंटा मैंने यहाँ से उधार लिया है, यानी कितना हो गया, 71। अब इसमें से अपन ये घटा देते हैं, 1 में से 7 नहीं जाता, मैं यहाँ से उधार ले लूंगा। 11 में से 7 गए 4, यहाँ हो गए 6, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, और यहाँ पर 4 में से मैंने 3 माइनस कर दिया, कितना बच गया, 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, 1 घंटा 44 मिनट और 18 सेकंड। ठीक है, तो ये घटाने की जो क्रिया होती है उसमें अपन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, जब भी आप उधार लेंगे तो वहां से आप 60 की गणना करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपके कहीं प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो उदाहरण है उसमें अपन एक गुणा की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं कि गुणा की प्रक्रिया सामान्य की तरह है या थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो देखिए प्रश्न है, किसी वस्तु को बनाने में 45 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो वैसे ही 8 वस्तुएं बनाने में कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न, तो बिल्कुल सामान्य है, हमें दिख रहा है कि एक वस्तु को बनाने में कितना समय लग रहा है मुझे, मिनट और ये सेकंड जो है उसको अलग अलग लिख देता हूँ, कितने
45 मिनट लग रहे हैं और 20 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, अब मुझे ऐसे कितनी वस्तुएं बनानी है, 8 वस्तुएं बनानी है। मुझे सामान्य से इसको 8 से गुणा करना है। तो देखिए गुणा की जो क्रिया है वो तो बिल्कुल सामान्य से क्रिया है, जैसे 0 को 8 से गुणा कर दिया, 0 8 दूनी कितने हो गए 16। अब 16 का देखिए एक हासिल जो है वो भी आपको यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, केवल यही चीज सिखाने के लिए अपन इस प्रश्न को लिया है। तो यहाँ पर हमें देखिए पूरा लिखना है, 8 दूनी 16 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं गुणा करूंगा, 8 का 5 से गुणा, 8 पंजे 40, कितने हो गए 4, 8 चौक 32, 32 और 4 कितने हो गए 36। यानी ये सब प्रश्न जो आया मेरे सामने, जो आंसर आया है वो क्या आया, देखिए हम देखें तो मिनट के तो आंसर कितने आए हैं 360 मिनट, और सेकंड के जो आंसर आए हैं वो कितने आए हैं 160 सेकंड। ठीक है, तो अब ये वाला ऑप्शन तो हमको कहीं भी आपको प्रश्न में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेकंड जो होते हैं वो भी 60 से अधिक होते हैं तो वो मिनट बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कितने सेकंड का, देखिए 60 सेकंड का 1 मिनट हो गया, उसके बाद में अगले 60 सेकंड कितने होंगे 120 सेकंड हो गए। तो यहाँ से 120 हम इसमें से कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी 120 का मतलब कितने हो गए 2 मिनट जो है मैं इसमें जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कितने बच गए, यहाँ पर तो 40 सेकंड का समय हो गया, और ये कितने मिनट हो गए 362 मिनट। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि हर 60 मिनट का 1 घंटा बनता है। तो यहाँ पर देखिए कितने 360 है, तो 360 का मतलब कितना हो गया, मैं सामान्य रूप से देखूं तो 60 के कितने हो जाएंगे 6 घंटे, तो यहाँ से बन जाएंगे। तो हम यहाँ से मैं 6 घंटे कम कर देता हूँ, यानी जो समय जो बचेगा मेरे पास, फाइनल जो समय बचेगा वो कितने बचेंगे, देखिए 40 तो सेकंड बच गए, और यहाँ से मैंने माइनस कर दिए, यानी कितने 2 मिनट बच गए। और ये जो कितने 6 घंटे जो है मैं वो आगे परिवर्तित कर आगे लिख दूंगा, यानी जो समय जो आया है वो कितना आया है 6 घंटे 2 मिनट और 40 सेकंड। यानी कहने का अर्थ ये है कि हमें सामान्य से पहले तो गुणा की प्रक्रिया करनी है, और उसके बाद में जो है इकाई जो है उनको आपको इस तरह से बदलना भी पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि पानी की टंकी से एक बाल्टी को भरने में 7.5 मिनट का समय लगता है, तो 3 से 1/4 घंटे में कितनी बाल्टियां भर पाएगी, ये हमें यहाँ पर हल करना। ठीक है, तो देखिए प्रश्न वैसे सामान्य से है, तो इसमें इसके द्वारा अपन भाग की प्रक्रिया जो है उसको अपन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बाल्टी को भरने में तो कितना समय लगता है 7.5 मिनट लगते हैं। तो हम पहले तो ये देखेंगे हमारे पास कुल कितना समय है। ठीक है, तो कुल जो समय है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 3 से 1/4 घंटे। तो अब देखिए हमें जो भाग की जो क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है तो पहला तो इसको भी मिनट में ही बदलना पड़ेगा, तभी जाके समान इकाई होगी, तभी हम भाग की क्रिया कर पाएंगे। तो इसको अपन पहले मिनट में बदल देते हैं। पहले तो मैं इसको सामान्य रूप से इसको बदल दूं, 3 का 4 तिया कितने होंगे 12, 12 और 1 13/4 घंटे। ठीक है, अब इस घंटे को मैं बना मिनट बना दूं, तो कौन क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी, घंटे को हम मिनट बना रहे हैं, यानी बड़ी इकाई को छोटी इकाई बना रहे हैं, मतलब मुझे 60 से गुणा करना पड़ेगा। 4 एकम 4, 15 चौके 20। ठीक है, 15 का 13 से गुणा कर दीजिए, 15 तिया 45, हासिल हो गए 4, 15 एकम 15 और 4 हो गए 19, यानी 195 मिनट हो गया समय। यानी कुल समय कितना है 195 मिनट। अब एक बाल्टी को भरने में कितना समय लगता है 7.5 मिनट। तो हम देख लेते हैं कितनी बाल्टियां भरी जाएगी। ठीक है, तो बाल्टियों की जो संख्या है वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो मुझे ये देखना पड़ेगा पहले तो कुल समय कितना है 195 मिनट लग रहे हैं, और एक बाल्टी को भरने में कितना समय लग रहा है 7.5 मिनट। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले दशमलव को हटा दिया, कितने आ जाएंगे 10। अब इसको कट कर दीजिए, 5 से कर दिया 2। ठीक है, इसको 5 से कर दिया 15, 5 75। अब इसको 5 से कट कर दीजिए, 5 दिया 15, इसको 5 से कर दिया, 5 दिया 15, पीछे बच गए 4, 4 और 5 की तो 45, 5 में 45, 3 से कट कर दिया, 3 एकम 3, 13 तिया 39। ठीक है, 13 और 2 का गुणा कर दीजिए, 13 दूनी कितने हो गए 26, यानी कितनी बाल्टियां भर पाएंगे हम 26 बाल्टियां इतने समय में भर जाएगी। तो ये एक सामान्य से भाग की जो क्रिया है बिल्कुल वैसी ही क्रिया है जैसे हम देखे गुणा में जो किया है हमने काम, वैसे ही भाग में भी करना पड़ेगा। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने समय मापन की जो मूलभूत जो इकाई है उनको हमने बहुत ही सामान्य रूप से देखा है, साथ ही उनकी जो मानक इकाई उनमें आपस में क्या संबंध है ये भी हमने देखे हैं, साथ ही जो उनसे आधारित जो कुछ जो
प्रश्न जो थे, जो मूलभूत जो संक्रिया आधारित जो प्रश्न थे, या हमने एक इकाई को दूसरी इकाई में कैसे बदलना है, वो भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा है। और किस तरह से जोड़ करनी है, कैसे उनको घटाते हैं या उनका गुणा कैसे होता है, उनकी भाग की क्रिया कैसे होती है, ये भी हमने बहुत ही सरल तरीके से इसमें समझने की कोशिश की है। फिर भी देखिए, आपको इसमें अगर कहीं भी अगर दिक्कत आई है, क्योंकि ये जो प्रश्न है, मैंने पहले भी कहा है कि ये सामान्य प्रश्नों से थोड़े से अलग होते हैं, या इसकी जो संक्रिया होती है वो थोड़ी-सी अलग होती है। इसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत आई है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें उन प्रश्नों को एक बार पुनः मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरे हमेशा प्रयास यही रहता है कि हर सरल से सरल विधि से ही आपको समझाने का प्रयास रहता है, ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे पुनः निवेदन कर दूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस करें, ताकि जब भी नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा, उसका वीडियो नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मोबाइल पर मिल जाएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और आपके जो साथी है, जो आपकी ही तरह तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहेगा। तो आप अपना अभ्यास जारी रखिए। साथ ही हाँ, एक और बात ये कहनी थी कि आज आप समय मापन से संबंधित आपके गाइड में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, आप उन प्रश्नों को एक बार हल ज़रूर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई कठिन प्रश्न आपके कंपटीशन में आने वाला है। तो आप उन प्रश्नों को हल करें। उसमें भी आपको कहीं दिक्कत आती है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसकी आपको भाषा समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपन उस प्रश्नों को भी चर्चा कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।